नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुणाल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी के अंदर, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे पहले चैप्टर 10 साइंस के पहले चैप्टर जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि सर केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बात करके आए थे। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमने देखा था अभिकारक जो होते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं, वो रिएक्शन करके अभिक्रिया करके उत्पाद का यानी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट की। तो उसी के अंदर हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और फिर हमने देखा था उसके बाद में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की मैग्नीशियम जो है वो वायुमंडल में उपस्थित या प्रकृति में उपस्थित मौजूद जो भी ऑक्सीजन है उसके साथ में अभिक्रिया करके जब इनसे गर्म करेंगे, मैग्नीशियम के रिबन को गर्म करे थे, तो हमारे यहाँ देखने को मिला था आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का फॉर्मेशन हुआ था। मैग्नीशियम ऑक्साइड, श्वेत कलर के मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख हमें देखने को मिली थी। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर करी थी। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया संतुलन। और उसके बाद में हमने देखा था कि चार प्रकार के प्रेक्षण देखे थे। सबसे पहला अवस्था में परिवर्तन, उसके बाद में रंग में परिवर्तन, फिर हम लोगों ने देखा था ताप में परिवर्तन यानी कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसको हम कह सकते हैं गैस का निष्कासन। अगर ये चार पद हमें देखने को मिलते हैं, इसका अर्थ हो गया कि सर वहां पे रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संभव हो पा रही है। अगर चारों में से कोई भी एक भी पद आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है तो यानी कि वो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, वो इम्पॉसिबल होगी वो रिएक्शन कराना। ठीक है, आज जो है, अब चलिए आज के लेक्चर का हम शुरुआत करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमें सबसे पहले देखना है रासायनिक समीकरण, जिसकी हमने बात पॉइंट लेक्चर के अंदर अच्छी खासी कर ली थी। एक बार मैं वापस से आपको रिकॉल करा देता हूं रासायनिक समीकरण का अर्थ आखिर होता क्या है। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि समझिएगा जो मैंने बात बोली है, इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में when we represent the element or compound by their symbols and formulas, then this is called chemical equation। अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, देखिए ये होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं? सर हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ में। तो हमने हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई ऑक्सीजन के साथ में। तो किसका निर्माण हो रहा है? जल का निर्माण हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसी चीज को इसके सूत्रों या प्रतीकों के रूप में लिखना ही हम क्या कहते हैं? इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन को हम, हाइड्रोजन गैस होती है, इसको हमने H2 से लिख दिया। ऑक्सीजन, इसको हमने O2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया इसके सिंबल। ठीक है, ये हो गया इसके प्रतीक। और जल का सूत्र हो गया हमारे पास में H2O। तो ये जो है कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करी, इस अभिक्रिया को जब हमने इसके प्रतीक को या फिर किस रूप में, या फिर इसके सूत्रात्मक रूप में लिख दिया, तो इसी चीज को देखिए, इसी चीज को हमने क्या कह दिया? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन कह दिया। तो होता है रासायनिक समीकरण। अब हम जो है आगे बात करेंगे आज केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, रासायनिक समीकरण का संतुलन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ये वीडियो अगर आपने इसका पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो वो देखिए, उसी के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की शुरुआत करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर अब हम चलते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया संतुलन। तो टॉपिक की आप नोट्स के अंदर हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया संतुलन, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण संतुलन। रासायनिक समीकरण संतुलन, समीकरण का संतुलन। अच्छा, इसके पहले मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? ताकि वहां पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना हो सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी रासायनिक, या मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना के लिए
द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना के लिए। अभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि द्रव्यमान यानी मास को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान का केवल रूप परिवर्तन हो सकता है बस, ठीक है। यानी न मास को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न ही क्रिएट किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम की पालना कराने के लिए ही हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए। आज के बाद कोई भी आपसे पूछ ले कि भैया बताइए कि किसी भी रासायनिक समीकरण को यानी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं? ताकि वहां पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है उसकी पालना हो सके। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना के लिए जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बारे में बात करना है। अब इसके अंदर मैं बताता हूं कि अगर कोई रासायनिक समीकरण के अंदर, पहले मेन पॉइंट देख लेते हैं। किसी रासायनिक समीकरण के अंदर या किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो कंडीशन होगी। देखिएगा कौन कौन सी होगी दो कंडीशन। एक तो ये होगी कि अभिकारक में उपस्थित सभी तत्व किसके बराबर होंगे? उत्पाद में उपस्थित सभी तत्वों के बराबर होंगे। तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोला मैंने बोला किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारक में उपस्थित तत्व अभिकारक में उपस्थित तत्व किसके बराबर होंगे? अभिकारक में उपस्थित सभी तत्व बोल दीजिए, एक तत्व नहीं होगा, बहुत सारे तत्व होंगे। सभी तत्व अगर ये बराबर है, किसके बराबर है? अगर ये बराबर है उत्पाद में उपस्थित यानी कि प्रोडक्ट में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स के, तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। अभिकारक उत्पाद में उपस्थित सभी तत्व, उत्पाद में उपस्थित सभी तत्व अभिकारक में उपस्थित सभी तत्व किसके बराबर है? उत्पाद में उपस्थित सभी तत्वों के बराबर है। तो सर इस प्रकार के समीकरण को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और मान लीजिए अगर ये कंडीशन नहीं लागू होती, जैसे कि हम बात करें अभिकारक के अंदर 2 हाइड्रोजन है और उत्पाद के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो है, और उसके अलावा जैसे मान लीजिए अभिकारक के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, और हम ले सकते हैं इसके अंदर 4, जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं हम Fe से। और यही उत्पाद की ओर जब अभिक्रिया हो रही है तो अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है और 4 क्या है? Fe यानी कि आयरन है, 4 आयरन है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया देखने को मिलेगी, तो उसे हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 की जगह 2 हाइड्रोजन आ गए थे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन की जगह 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं, तो फिर इस केस में क्या होगा? इस केस में हम इसे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए अभिकारक में उपस्थित सभी तत्व उत्पाद में उपस्थित सभी तत्वों के इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे जो केस हमने देखा उसी के अंदर देखिएगा, अगर एक समीकरण में दे रखा है जिसके अंदर क्या है? 2 तो हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, और जैसे इस बार मान लिया हमने 4 नाइट्रोजन है। अभिक्रिया होने के पश्चात क्या देखा जा रहा है? अभिक्रिया होने के पश्चात हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन 3 है, परंतु नाइट्रोजन क्या हो गए हैं? नाइट्रोजन 3 हो गए हैं। नाइट्रोजन क्या हो गए? नाइट्रोजन भी 3 हो गए। तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या बोलेंगे?
असंतुलित यानी कि अनबैलेंस्ड, असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये बहुत ही बेसिक बात हमने करी है। अब हम ये सीखेंगे कि देखिए मान लीजिए अब ये सर असंतुलित है, तो अब इसका क्या करना है, जब भी कोई असंतुलित समीकरण हमें दे रखा हो तो उसे हमें संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने का मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पे भी नाइट्रोजन, अगर यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 4 है तो इनको 4 करना पड़ेगा या फिर इनको 3 करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि कोई रासायनिक समीकरण हमें दे रखा हो असंतुलित हो रखा है, तो हम हमेशा किसे संतुलित करते हैं, हमेशा असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। तो इस चीज को हम हमेशा संतुलित करेंगे। जो ऑलरेडी संतुलित है उसे हम संतुलित नहीं करेंगे, उसे हम बैलेंस नहीं करेंगे। जो हमें इनबैलेंस दे रखा है यानी अनबैलेंस दे रखा है उससे ही हम क्या करेंगे, हमेशा संतुलित करेंगे। ये बात देखने को मिली हमें कि सर इसे संतुलित करेंगे, चलिए ठीक है करेंगे सर। अब किस प्रकार करेंगे ये अब हम देखते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके जो अभी तक मैं समझा रहा हूं ये सब समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है कहीं पे भी आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर अब हमें देखना है कि किस प्रकार एक रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। तो संतुलन की देखिए 2 स्टेप देखे हमें। हम संतुलन जो है 2 प्रकार से करते हैं। पहला हमें दे रखा है हिट एंड ट्रायल विधि से, जिसे हम कहते हैं तुक्का विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक तरह से तुक्का लगाना। ठीक है, इधर दो लगा के ट्राई कर लिया, इधर 3 लगा के ट्राई कर लिया, वो होती है। और दूसरी अगर हम देखें तो होती है कोफिशिएंट वाली, कोफिशिएंट मेथड यानी कि गुणांक विधि। कोफिशिएंट मेथड यानी कि गुणांक विधि। देखिए हिट एंड ट्रायल आप में से सारे जो लोग जानते होंगे, हिट एंड ट्रायल के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले 3 लगा के देख लिया, यहाँ पे 3 लगा के देख लिया, बैलेंस है नहीं है, यहाँ पे फिर 3 लगाया, यहाँ पे 4 लगाया। इस प्रकार हम किसी भी समीकरण को किसी संख्या से गुणा करते हैं। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, अभिकारक और उत्पाद के सभी तत्व बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं संतुलित है। पर ये क्या होता है, हर जगह लागू नहीं होता। हिट एंड ट्रायल जो होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड यानी तुक्का विधि जो होती है, अब हमने एग्जाम के अंदर देखा होगा 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 के अंदर अगर हम तुक्का लगा देंगे तो जरूरी थोड़ी ना 10 सही होंगे। हो सकता है 3-4 सही हो जाए, 5 मैक्सिमम 8 सही हो जाए, पर 10 के 10 तो कभी सही नहीं हो सकते ना। नहीं सर हमारे तो होते हैं कोई इक्का तुक्का, या फिर कह सकते हैं कोई गिनती के 1-2 चांस रेयर मिलते हैं जिनके अंदर सारे तुक्के सही होते जाते हैं, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं देखा जाता है। इसीलिए हम जो है मेन फोकस करेंगे कोफिशिएंट मेथड पे यानी गुणांक विधि के। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको गुणांक विधि के बारे में बताऊंगा। हिट एंड ट्रायल की भी हम बाद में कभी बात करेंगे, पर मेन अभी है जिसके अंदर हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इसके अंदर हो सकता है कोई अच्छा एग्जाम्पल आ जाए तो एक क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, पर इसके अंदर बहुत ही कम, बहुत ही लगभग 0.00001% चांस होते हैं कि हिट एंड कोएफिशिएंट मेथड से आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट वाली बैलेंसिंग। कोएफिशिएंट वाली बैलेंसिंग के लिए तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं हम, सबसे बढ़िया है एग्जाम्पल जैसे हमने लिया हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया कर रही है, H2O का निर्माण कर रही है। किसका निर्माण कर रही है? H2O का निर्माण कर रही है। अगर हम इधर देखें तो अभिकारक के अंदर कितने हाइड्रोजन है? सर अभिकारक के अंदर 2 हाइड्रोजन है। उत्पाद के अंदर कितने हाइड्रोजन है? उत्पाद के अंदर भी 2 हाइड्रोजन है, यानी कि रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है सर, हाइड्रोजन के साथ में कोई दिक्कत नहीं। अभिकारक की ओर ऑक्सीजन 2 है और उत्पाद की ओर ऑक्सीजन 1 है, यानी कि सर ऑक्सीजन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, तालमेल नहीं बैठ रही ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर तो 2 है, इधर 1 हो गया, तो ऑक्सीजन की तालमेल नहीं बैठ रही। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें दिख गया कि सर उत्पाद में उपस्थित सभी तत्व अभिकारक में उपस्थित सभी तत्वों के क्या नहीं है? बराबर नहीं है, यानी कि रिएक्टेंट में प्रेजेंट सारे एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल नहीं है? प्रोडक्ट में प्रेजेंट सारे एलिमेंट की क्या है? इक्वल नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? अब हमें यहाँ पे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं बैलेंसिंग बताता हूँ, कोएफिशिएंट वाली बैलेंसिंग कैसे करनी है।
तो जब भी आपको कोएफिशिएंट वाली बैलेंसिंग करनी हो तो अभिकारक में जितने भी तत्व काम में आ रहे हैं, जैसे एक हाइड्रोजन आ रहा है, एक ऑक्सीजन आ रहा है और इधर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो इनके गुणांक मान लेने हैं आपको। क्या मान लेने हैं? जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं गुणांक मान लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के आगे हाइड्रोजन के मोल कुछ नहीं है, ठीक है, हमें इसके आगे पता नहीं कि कितने हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2 लगाना है 1 लगाना है, तो हमने मान लिया कि हाइड्रोजन का गुणांक ए मान लिया, ऑक्सीजन का गुणांक बी मान लिया और इस H2O का आगे कुछ नहीं लिखा तो हमने C मान लिया। मान हम कुछ भी सकते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट मैथ्स सब पढ़ते हैं 10th क्लास के अंदर। तो हमने क्या बोला है कि सर हाइड्रोजन में पता नहीं है हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने होंगे अभिक्रिया के पश्चात, तो हमने मान लिया इनके आगे गुणांक लिख दिया A B और C। H2 के आगे A लिख दिया, O2 के आगे B लिख दिया, H2O के आगे C लिख दिया। इस टाइप से हमें सबसे पहला मेथड ही करना है। अब हमने पढ़ा है कि अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, अगर इस अभिक्रिया के अंदर अब हमें बात करनी है ऑक्सीजन कितने तत्व काम में आ रहे हैं, तो इस पूरे प्रक्रम के अंदर 2 ही तत्व काम में आ रहे हैं, एक आ रहा है हाइड्रोजन, एक आ रहा है ऑक्सीजन। सबसे पहले आपको लिखना है इधर हाइड्रोजन, इधर लिखना है ऑक्सीजन, जितने भी तत्व काम में आएंगे इधर हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन। अब अगर मैं बात करूं इधर हाइड्रोजन की, तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं सर, इधर हाइड्रोजन है 2। अब हाइड्रोजन 2 नहीं रहे हैं, अब हाइड्रोजन ये गुणांक भी तो गुणा होगा। जैसे देखिएगा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 ही है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर 2 हाइड्रोजन है, पर अगर मैं बात करूं AH2, जैसे कि AH2 की जगह मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या है, जैसे जनरली अगर हम बात करें कि यहाँ पे 3H2 लिखा हुआ है, तो अब इसका मतलब केवल 2 हाइड्रोजन ही थोड़ी ना है। अब हाइड्रोजन कितना है सर, यहाँ पे हम क्या करते हैं इस 3 को इस 2 से गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, यानी कि अब हाइड्रोजन कितने हैं, अब हाइड्रोजन है 6। ध्यान से एकदम ढंग से समझिएगा, अगर हम बात करें H2 की, तो H2 के अंदर कितने हाइड्रोजन है, केवल और केवल 2 हाइड्रोजन है। पर अगर मैं बात करूं 3H2 की, 3H2 का मतलब है 3 आगे आ चुका है, तो इस केस में क्या होता है कि ये 3 जो इस 2 से गुणा होगा, ये 3 इस 2 से गुणा के होने के बाद में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। उसी प्रकार हम बात करें यहाँ पे आगे A आ चुका है, तो अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे सर, यहाँ पे अब 2A हाइड्रोजन होंगे, कितने होंगे 2A हाइड्रोजन होंगे। ये A जो है इस 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे 2A। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे 2A, ठीक है। और अगर मैं बात करूं उत्पाद के अंदर, तो उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सर, उत्पाद के अंदर हो जाएंगे 2C, 2 को मैं C से गुणा करूंगा, यानी कि उत्पाद के अंदर ही हो जाएंगे 2C। इन दोनों को बराबर रखना है। सर बराबर क्यों रखना है, अरे है तो हाइड्रोजन ही, अगर हम अभिकारक की ओर देखें और उत्पाद की ओर देखें है तो हाइड्रोजन ही, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की अभिकार। अब हम क्या करते हैं, देखिए इक्वल, अगर हम बात करें इक्वल टू के इधर, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अभिकारक के अंदर देखना है हाइड्रोजन कितने हैं 2A टाइम्स है, उत्पाद के अंदर कितने हैं 2HC टाइम्स है, तो इन दोनों को बराबर रखना है तो हाइड्रोजन ही दोनों, 2A टाइम हो चाहे 2C टाइम हो, दोनों हाइड्रोजन ही है, ठीक है। ये तो यहां से हमें पता पड़ रहा है कि हाइड्रोजन 2A इक्वल्स टू किससे, दोनों को बराबर रख देना है। इस साइड में जितने हाइड्रोजन है उस साइड में जितने हाइड्रोजन है दोनों को क्या रख देना है, बराबर रख देना है। बराबर रखने के बाद में क्या पता पड़ रहा है, देखिए 2A बराबर 2C है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि A बराबर C होगा, A बराबर क्या होगा C होगा। उसी प्रकार अब देखिएगा ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, तो ऑक्सीजन अभिकारक की ओर कितने हैं सर, अभिकारक की ओर है 2 है कि 2B है, 2B है, 2 गुणा होगा B से, ऑक्सीजन कितने हो गए अभिकारक की ओर 2 हो गए। अब बराबर, बराबर किसकी ओर रखना है, अभिकारक में उपस्थित ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा उत्पाद में उपस्थित ऑक्सीजन के, तो उत्पाद में कितने ऑक्सीजन है, ये 1 पर ये 1, बाहर लिखी हुई संख्या सूत्र के सभी तत्वों से गुणा होगी। बाहर ये संख्या C मान लीजिए, इसको एक कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट अचर पद है ये जो है ये 2H2 से भी मल्टीप्लाई होगा और O से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि C टाइम से ऑक्सीजन कितना है उत्पाद में, C टाइम है, C बार है। चलिए यहां से हमें पता पड़ा कि A बराबर C है, और यहां से हम कह सकते हैं कि B बराबर C बटा 2 है। इस 2 को हमने नीचे भेज दिया, इस 2 को हमने क्या करा, नीचे भेज दिया। अब क्या करें सर, A आ गया, C आ गया, B आ गया, C आ गया, A B की हमें यहाँ पे अब A B C D के मान ही तो बताने सर, में A B C D के क्या बताने, मान ही बताने। तो अब आपको ऐसा गुणांक देखना है जो दोनों के अंदर आ रहा हो, क्या आ रहा हो, ऐसा गुणांक देखना है जो क्या आ रहा हो, दोनों के अंदर आ रहा हो, ठीक है सर। दोनों के अंदर अगर हम बात करें, क्या A दोनों के अंदर आ रहा है, दोनों समीकरणों के अंदर नहीं आ रहा, क्या C दोनों के अंदर आ रहा है, जी सर आ रहा है, यहाँ पे भी C आ रहा है और यहाँ पे भी C आ रहा है। तो जो गुणांक कम से
दोनों समीकरण हो, अगर 3 समीकरण हो तो कम से कम 2, अगर 2 हो तो दोनों के अंदर जो गुणांक आ रहा है उसकी वैल्यू बन रख देनी। ठीक है, सी दोनों के अंदर आ रहा है, इसके अंदर भी सी आ रहा है, इसके अंदर भी सी आ रहा है, तो हमने क्या करा, सी बराबर 1 रख दिया, सी बराबर से 1 रख दिया। अब सी की वैल्यू 1 रखेंगे, जैसे ही हम क्या करा, सी की वैल्यू 1 रख दिया, तो ए भी कितना आ जाएगा, तो यहां से ए भी कितना आ गया, ए सी के बराबर, यानी ए भी 1 आ गया। जैसे मैं यहाँ पे सी की वैल्यू 1 रखूंगा तो बी कितना आएगा, बी बराबर आ जाएगा 1/2, बी बराबर आ जाएगा 1/2, यानी ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसे रख सकते हैं, रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, किसी की भी वैल्यू बटे बटी में नहीं आनी चाहिए, अपॉन में, डिवाइडेशन में नहीं आनी चाहिए। देखिए ए और बी के तो हम आ चुके हैं, एक एक आ चुके, अगर ए और सी की एक एक आ चुकी है, परंतु हम बात करें बी की, तो बी की क्या आ रही है, 1/2 बटे बटी में आ चुकी है, और आपको किसी के साथ भी बटे बटी में वैल्यू नहीं रखनी है। सर बी की वैल्यू तो 1/2 आ गई, अब इसको कन्वर्ट करना है एक, अगर हम बात करें रियल नंबर के अंदर, यानी पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करना है, ये तो अपूर्ण संख्या हो जाएगी, पॉइंट में आ जाएगी, पूर्ण संख्या में परिवर्तित करना है हमें। तो पूर्ण संख्या में हम किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, पूर्ण संख्या की अगर मैं बात करूं तो पहले ये जो वैल्यू आ रखी है, ये पहले इस समीकरण के अंदर इस रख देनी है, ऐसी कैसी, ए की वैल्यू क्या है, 1, तो ये हो गया 1H2, प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आई है 1/2, ये हो गया 1/2 O2, तीर का निशान इधर। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू भी 1, ये हो गया 1H2O। अब आपको देखना है अपॉन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू, अपॉन के अंदर यानी बटे हुए के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी है। इधर तो सर अपॉन में कुछ है ही नहीं, इधर अपॉन में 2 है, इधर अपॉन में कुछ है ही नहीं, यानी अपॉन के अंदर बटे हुए के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, बटे हुए के अंदर सर सबसे बड़ी वैल्यू हो गई 2। तो आपको इस पूरे समीकरण को हमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है। याद करिए विलोपन विधि जो हमने पढ़ी है बचपन से ही, इन तीनों के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू, अपॉन में सबसे बड़ी वैल्यू को देखना है और उससे पूरे समीकरण को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं बात करूं तो अपॉन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू 2 है, तो 2 से गुणा करने में पूरे समीकरण को करना है, केवल ऑक्सीजन को नहीं करना, 2 से गुणा करने पर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 से गुणा करा तो क्या आया, 2 से गुणा करूंगा तो हाइड्रोजन को, इसको एक को 2 से गुणा करूंगा, यहाँ हो जाएगा 2H2 प्लस 1/2 को मैं 2 से गुणा करूंगा, देखिए 1/2 × 2, तो 2 से 2 चला गया, केवल कितना बचा, 1 ऑक्सीजन, यानी हो गया 1O2, उधर जाएगा। ये 10 नहीं है, 1 को लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लिख दिया 1O2। इसके बाद में इधर अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा सर 2H2, कितना हो जाएगा 2H2O। अब अगर हम इस समीकरण को देखें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, सर यहाँ पे देखिए अभिकारक के अंदर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 4 हो गए। अभिकारक की ओर 2 ऑक्सीजन है, 1 को 2 से गुणा करेंगे 1 2 हो जाएगा। उत्पाद की ओर भी 2 ऑक्सीजन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि और इस एक, जब भी किसी के आगे 1 लिखा हो ना तो आप उसे लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे, तो यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं O2, ठीक है। 1 लिखे न लिखे कोई दिक्कत नहीं, 1 से अधिक संख्या हो तो उसे लिखना जरूरी है, परंतु 1 है तो उसे नहीं लिखे तो भी हमारी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सर अब जो है, पहले ये बैलेंस नहीं थी, पर जैसे ही हमने गुणांक लगाए इसके आगे और गुणांकों को सॉल्व करा तो यहाँ पे जो समीकरण आया वो क्या है, संतुलित समीकरण है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार हमें किसी भी अभिक्रिया का अगर असंतुलित अभिक्रिया दे रखी हो तो उसे हमें इस प्रकार संतुलित करना है। अब हम 2 4 5 एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे हमारा ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जिससे हमारे क्या होगी प्रैक्टिस। जिस इस टॉपिक की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आपका ये टॉपिक परफेक्ट होता जाएगा। तो स्क्रीन पे हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O2 जो है पेरोक्साइड बोलते हैं, H2O2 क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बोलते हैं। तो H2O2 रिएक्शन करी, रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट बने H2O + O2। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस क्यों करना है सर, इधर देखिए इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 + 2 3 ऑक्सीजन है, यानी कि असंतुलित समीकरण है, तो हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गुणांक A मान लिया इसका, ठीक है, इसका गुणांक B मान लिया, इसका गुणांक मान लिया हमने C। अब तत्व कितने काम में आ रहे हैं सर, तत्व 2 काम में आ रहे हैं, एक आ रहा है हाइड्रोजन, एक आ रहा है ऑक्सीजन, 2 ही तत्व काम में आ रहे हैं। अच्छा अगर मैं बात करूं अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन कितने टाइम है, तो हाइड्रोजन हो गए 2A टाइम, 2 × A 2A टाइम्स हो गए। अच्छा उत्पाद में उपस्थित कितने हाइड्रोजन के बराबर है सर, ये है 2B टाइम्स, कितना है 2B टाइम्स, ये है 2B टाइम्स, ये हो गया हमारे पास में 2B। अब
ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन उत्पाद में अभिकारक के अंदर कितने ऑक्सीजन है, 2 गुणा ए, ये ए जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये ए जो है बाहर आने वाली संख्या जो है तत्व में यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों से मल्टीप्लाई होगी, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा 2 इंटू ए टाइम्स, क्योंकि 2a बराबर किसके हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा बी ऑक्सीजन। यहाँ पे उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन कितना है सर, एक तो है बी टाइम्स, बी बार है, और ए कितनी बार है, एक है 2c, 2 इंटू सी, 2c बार है 2c। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, ए इसके अंदर भी आ रहा है, ए इसके अंदर भी आ रहा है, बी इसके अंदर भी आ रहा है, बी इसके अंदर भी आ रहा है, तो दोनों में से किसी भी एक कोएफिशिएंट को एक रख दीजिए, ए गुणांक को एक रख दीजिए। ठीक है, एक की मान हमने एक रख दिया, तो जैसे हम a की वैल्यू a रखेंगे यहाँ पे, तो b कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 2 इंटू 1 बराबर 2 इंटू बी, तो b कितना हो जाएगा यहाँ पे सर, b हो जाएगा 2/2, b भी हो गया 1। a की वैल्यू जैसे हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो b भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि a हो गया 2 इंटू 1 बराबर 1 प्लस 2c, b भी 1 है, a भी 1 है, इसको हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 2c, और c जो होगा वो हो जाएगा 1/2। सी का मान क्या आ गया, बटे बटी में आ गया। अब ए बी सी तीनों के मान हमें समीकरण में रखने, उठा के समीकरण में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए की वैल्यू 1 आई है, ए की वैल्यू हमने 1 रखी है, यानी कि 1H2O2 रिएक्शन करेगा, ये 4 नहीं है 1 है ये। इसके बाद में बी कितना आया, बी भी 1 आया, यानी हो गया 1H2O, और सी आ गया 1/2, 1/2 O2, 1/2 O2। अब क्या करेंगे सर हम इसके अंदर, अब हम करेंगे, देखिए इसके बटे बटी में आ गया, अब बटे बटी के अंदर सबसे बड़ी संख्या अपॉन में सबसे बड़ी डिजिट जो है वो है 2, तो इस 2 से हम पूरे समीकरण को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जैसे अब इस पूरे समीकरण को हमने 2 से गुणा कर दिया, तो जैसे 2 से गुणा करेंगे हम तो ये हो गया 2H2O2, हाँ इसके बाद में इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2H2O प्लस ये हमारे पास में हो गया 2, अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये बचेगा हमारे यहाँ पे केवल O2, क्या बचेगा, केवल और केवल क्या बचेगा, O2 बचेगा। अगर अब हम समीकरण की बात करें तो देखिएगा 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, इधर हम बात करें 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, यानी कि अभिक्रिया जो है समीकरण जो है एकदम संतुलित है, तो ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपके जो भी टॉपिक है सही से अच्छे दिमाग में आ रहा होगा। अब हम और क्वेश्चन करते चलते हैं जिससे हमारा टॉपिक जो है बहुत अच्छा हो जाए, कंटेस्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे अगर हम इधर देखें, अब 2 क्वेश्चन हम और करेंगे आज के, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाले होमवर्क के अंदर करते हैं 2 से 3। जैसे ये वाला इधर से अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को करते हैं, तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखिएगा गुणांक कुछ नहीं दे रखे, गुणांक हमने मान लिए, इसका गुणांक मान लिया a, इसका गुणांक मान लिया b, इसका गुणांक मान लिया c, और इसका गुणांक हो गया हमारे पास में d, a b c d हमने इनके गुणांक मान लिए। तत्व कितने काम में आ रहे हैं सर, तत्व पहला तो आ रहा है Na यानी कि सोडियम, सोडियम के बाद आ रहा है ऑक्सीजन, फिर आ रहा है हाइड्रोजन, फिर आ रहा है सल्फर। ठीक है, 4 तत्व इसके अंदर काम में आ रहे हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। बस अगर हम बात करें सोडियम की, तो अभिकारक के अंदर सोडियम कितने टाइम है, एक बार है, कितनी बार है, केवल और केवल एक बार है। अच्छा ये अभिकारक में उपस्थित कितने तत्वों के कितने सोडियम के बराबर होगा, ये होगा सर, ये देखिए सोडियम यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ है, आगे C है, यानी कि हो जाएगा 2C, सोडियम कितने हो जाएंगे 2 इंटू C टाइम्स। अब देखिएगा बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे देखिए A बार है, NaOH के अंदर ऑक्सीजन A बार है। इधर अगर हम बात करें अभिकारक के अंदर, इधर ऑक्सीजन है 4 इंटू बी टाइम्स, कितने हैं 4 इंटू बी टाइम्स, तो इसके अंदर अभिकारक के अंदर जितने ऑक्सीजन है उनको ऐड करेंगे, उत्पाद के अंदर जितने ऑक्सीजन है उनको ऐड करेंगे, ये हो गया 2 इंटू सी टाइम्स। ठीक है, 2 इंटू सी, 4 इंटू सी टाइम्स। अब अभिका यानी उत्पाद के अंदर कितने अगर बात करें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हो गया सर ये 4 इंटू सी टाइम्स, 4 इंटू बी टाइम होगा, यहाँ पे 4 बी होगा, देखिए ना बी है ना इसके साथ में, अभिकारक के अंदर तो बी काम में ले रहे हैं, 4 इंटू बी, इधर हो जाएगा सर सी और 4 इंटू सी हो गया 4 इंटू सी,
और ऑक्सीजन कितने हैं, ये हो गया डी टाइम, एक हो गया डी बार, तो ये हो गया 4C प्लस डी। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पे ए टाइम, ए बार हाइड्रोजन है अभिकारक के अंदर, और है क्या अभिकारक के अंदर, जी सर है 2B टाइम हो गया, कितने हैं 2B बार, बराबर किसके हैं ये बराबर हो जाएंगे सर, इधर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन है 2 इंटू डी बार, कितने 2D टाइम्स। अब केवल और केवल कौन बचा, सल्फर बचा, तो सल्फर के लिए हम देखते हैं इधर केवल B बार सल्फर है, देखिए B, ये B जो है ये इस H2 से मल्टीप्लाई होगा, इस S से भी होगा, इस O4 से भी होगा, तो ये जब S से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा B, एक बार ही तो है S। अगर हम इधर बात करें तो इधर कितने हैं सल्फर, C बार है, कितने हैं C बार है, तो यहां से हमारे पास भी चीज आई है। अब हमें क्या करना है कि किसी एक की वैल्यू जो है 1 रख देनी है, हाँ किसकी वैल्यू 1 रखिए हम, देखिए जो तो कम से कम 2 के अंदर आ रहा हो, 2 या 3 के अंदर आ रहा हो, तो यहाँ पे A B C D, तो हम यहाँ से देखिए B की वैल्यू 1 रख देते हैं, किसके रख देते हैं B बराबर 1, जैसे हम B बराबर 1 रखेंगे तो C भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से B बराबर 1 रखेंगे तो C बराबर भी 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर C 1 आ चुका है, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू देखिए 2 इंटू C, यानी कि A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2। इसके अंदर फटाफट से मैं फटाफट कर रहा हूं, आपको आराम से संतुलित करके देखना है एक बार कि किस प्रकार ये वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पे हमें केवल और केवल डी की वैल्यू से मतलब है, तो डी की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं हम। इसके अंदर ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1, 2 इंटू 1 बराबर 2D, तो 2 प्लस 2 बराबर 2D, और डी की वैल्यू आ रही है हमारे पास में कुल मिला के 2। तो यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू जो है अपॉन में नहीं आ रही है, बी की वैल्यू 1 आ रही है, डी की 2 आ रही है, ए की 2 आ रही है, सी की 1 आ रही है, कोई भी वैल्यू क्या नहीं आ रही है अपॉन में नहीं आ रही है, इसलिए मैं इस समीकरण को किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जो वैल्यूज आई है उनको हम इस समीकरण के अंदर रख देते हैं। देखिएगा जैसे हम समीकरण के अंदर रखेंगे तो हो जाएगा 2NaOH प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आई सर 1, ये हो गया H2SO4, 1 को लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में C की जगह हम क्या रखेंगे, C की जगह हम रखेंगे 1 Na2SO4 प्लस D है H2O, तो D की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2H2O। अब देखिए बैलेंस है या नहीं, सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 है Na2, इधर हम बात करें ऑक्सीजन 2 इंटू 1 2, और इधर 4, ये 4 है, इधर इधर 2 है, तो 4 और 2 6। अगर इधर हम देखें तो 4 ऑक्सीजन इधर, 2 इंटू 1 2, यानी 4 और 2 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखें तो इधर हो गए 2 हाइड्रोजन, इधर हो गए 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब बात करें केवल और केवल सल्फर की, तो इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, यानी कि ये जो समीकरण है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन इसके अंदर मैं फटाफट इनकी वैल्यू कोफिशिएंट मानते हैं, इसको A मान लिया, इसको B, इसको C और इसको D। अब बराबर रख देना है। हाँ कितने तत्व काम में आ रहे हैं, सबसे पहले आ रहा है सोडियम, फिर आ रहा है क्लोरीन, फिर आ रहा है सिल्वर, फिर आ रहा है नाइट्रोजन, फिर आ रहा है ऑक्सीजन। 5 तत्व काम में आ रहे हैं इसके अंदर। कितने तत्व काम में आ रहे हैं, 5 तत्व काम में आ रहे हैं। अच्छा अभिकारक के अंदर सोडियम कितने टाइम है, A बार है, केवल और केवल A बार है। उत्पाद के अंदर कितनी बार है, उत्पाद के अंदर है D बार, कितनी बार है D बार, तो A बराबर किसकी हो जाएगा D। Cl इधर कितना है, इधर है A बार। और अगर हम बात करें उत्पाद की, तो उत्पाद के अंदर कितने टाइम है, C टाइम्स है। हाँ अब देखिएगा यहां से Cl हो गया, अब Ag कितनी बार है, B बार है। और अगर हम बात करें अभिकारक उत्पाद के अंदर, तो उत्पाद के अंदर भी कितनी बार है, C बार है, B बराबर C हो गया। नाइट्रोजन जो है वो है B बार, तो कितनी बार है, B बार है। और अगर हम देखें उत्पाद के अंदर, तो उत्पाद के अंदर D बार है, D इंटू नाइट्रोजन, तो ये हो गया D बार। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है इधर 3 इंटू B बार, 3B टाइम्स 3B, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू D बार के, 3 इंटू D टाइम्स। अब क्या करना है सर,
वापस से जो कोफिशिएंट आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है उसकी वैल्यू 1 रख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख देता हूँ, सीधे सीधा a की वैल्यू 1 रखूंगा तो d यहाँ से a जो है d के बराबर है, यानी कि सर d आ जाएगा 1, a वापस से c के बराबर है तो c भी आ जाएगा 1। a d और c की वैल्यू आज की केवल और केवल b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। b भी कितना आएगा, b भी आएगा 1। देखिए b और d भी क्या एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ से अगर हम कह सकते हैं a b c d, किसी को सॉल्व करे बिना ही हम निकाल सकते हैं a b c d की वैल्यू 1 आएगी। तो इसको ये संतुलित ऑलरेडी संतुलित दे रखा है, कुछ नहीं करना आपको, ऐसा कैसा लिख देना है NaCl, इसके आगे 1 लगा दीजिए, क्योंकि अब किसी के भी आगे कुछ नहीं लगा हो तो उस टाइम 1 लगा दीजिए, प्लस 1 AgNO3, हाँ 1 AgCl, 1 AgCl और 1 NaNO3। अब चेक करिए ये जो समीकरण है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। एक Na इधर है, एक Na इधर है, ठीक है सर। एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, एक Ag इधर है, एक Ag इधर है, एक नाइट्रोजन इधर है, एक नाइट्रोजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है। इसका मतलब ये जो समीकरण हो गया ये कैसा हो गया, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब फटाफट से हमने क्वेश्चन कर दिए हैं। हाँ, जैसे एक ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसके अलावा ये वाला जो है आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले की भी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अब हम एनसीईआरटी का एक बैक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो हमारे ये वाले क्वेश्चन बैक क्वेश्चन के अंदर थे। अब एक ये वाला भी आपको होमवर्क के अंदर करना है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। BaCl2 जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके BaSO4 बेरियम सल्फेट का निर्माण कर रहा है, HCl का निर्माण कर रहा है। तो अब सर इधर A, इधर B, इधर C और इधर D, कोफिशिएंट लगा लिए। अब फटाफट से आंसर देखिए। ए, अगर हम बात करें अभिकारक की ओर, तो अभिकारक की ओर बेरियम कितने हैं, ये है सर ए। अगर हम हाँ पहले तत्व लिख देते हैं, कितने तत्व काम में आ रहे हैं, तो इसके अंदर तत्व काम में आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है Ba, का मतलब होता है बेरियम, फिर आ रहा है Cl, ठीक है, फिर आ रहा है Cl, फिर कौन आ रहा है, फिर आ रहा है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये 5 तत्व काम में आ रहे हैं। Ba अभिकारक की ओर कितने हैं सर, Ba है A टाइम्स, उत्पाद की ओर Ba कितने हैं, ये है C टाइम्स, अभिकारक की ओर Cl कितने हैं, 2A टाइम्स, कितने हैं, 2A बार, 2 इंटू A बार। अगर हम बात करें उत्पाद की ओर Cl कितने हैं, उत्पाद की ओर Cl है केवल और केवल D टाइम्स, अभिकारक की ओर हाइड्रोजन कितने हैं, ये है 2B टाइम्स, कितने हैं, 2B टाइम्स, उत्पाद की ओर हाइड्रोजन कितने हैं, D टाइम्स, अभिकारक की ओर सल्फर कितने हैं, अभिकारक की ओर सर सल्फर है B बार, और उत्पाद की ओर सल्फर कितने हैं, C बार, अभिकारक की ओर ऑक्सीजन कितने हैं, अभिकारक की ओर ऑक्सीजन हो गए 4B टाइम्स, और उत्पाद की ओर ऑक्सीजन कितने हो गए 4C टाइम्स, कितने हो गए 4B और 4C। अब इसके अंदर डायरेक्टली A की वैल्यू में यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, किसी भी एक कोफिशिएंट की जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, जैसे A सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने A की वैल्यू 1 रख दी। तो A की वैल्यू 1 रखते ही C की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, C की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। हाँ 2AD के इक्वल है, तो यानी कि 2 इंटू 1 इक्वल्स टू D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई है सर, D की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 2। अब हमें केवल और केवल B की वैल्यू से मतलब है, तो B का समीकरण देखिए, B जो है C के बराबर है, तो यहाँ पे हो गया B की जो है C के बराबर है, C की वैल्यू 1 है, तो B भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ABCD की वैल्यूज आ चुकी है। अब फटाफट से समीकरण के अंदर रखते हैं। A आया है 1, तो हमारे पास में हो गया 1 BaCl2 प्लस B H2SO4, B कितना आया है सर, B आया है हमारी, ये रहा B1, तो ये हो गया 1 H2SO4 फिर अभिक्रिया होने के पश्चात C की वैल्यू आई है 1 BaSO4 और D कितना है, D की वैल्यू आई है 2, तो ये हो गया 2HCl। देखिए अब संतुलित है या नहीं है हम चेक करते हैं। तो सर एक Ba है अभिकारक की ओर, उत्पाद की ओर भी एक Ba संतुलित है। Cl कितने हैं, 2 Cl है। इधर भी हम बात करें तो देखिए 2 इंटू Cl, 2 Cl हो गए। अब हाइड्रोजन जो है वो 2 है, तो देखिए इधर भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है। सल्फर जो है वो 1 है, सल्फर इधर भी 1 है,
ऑक्सीजन 4 इंटू 1 4 टाइम्स है, इधर भी ऑक्सीजन 4 टाइम्स है, यानी कि हमारी ये जो समीकरण आई है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आपको लिख देना है कि ये जो समीकरण है इसको समीकरण 1 2 3 4 कुछ भी नाम दे दिए, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 2 जो भी है, इक्वेशन 2 क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये लास्ट में लिख देना एग्जाम में, और इस प्रकार हम जो है किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, संतुलित समीकरण है। तो इस प्रकार आज का जो हमने मेन टॉपिक था उसको बड़ी आसानी से समझा कि किस प्रकार एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये अगला जो है ये और ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर करने 3 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जब भी बात करेंगे तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और फिर आगे जो हमारे टॉपिक होंगे अब बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक आएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, 4 प्रकार की मुख्यतः रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है हमें, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़नी है। तो इसके लिए आपको संतुलन आना चाहिए वहां पे भी, और वहां पे मैं डायरेक्ट बताऊंगा नहीं किस प्रकार संतुलन करा, डायरेक्ट मैं संतुलित समीकरण लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर का हर एक टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।